हेलो दोस्तों, साबान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम सीटेट जुलाई 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पेपर है दिसंबर 2021 का। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या है? देखते हैं। लैंगिक रूढ़ वर्तनाओं को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़ वर्तनाओं को चुनौती देता है, या लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। देखिए पहला ऑप्शन लैंगिक रूढ़ वर्तनाओं को दर्शाता है। मतलब लैंगिक रूढ़बद्धता को दर्शा रहा है, बता रहा है कि लड़कियां क्या लड़की ही रोती हैं, लड़के नहीं रोते, इस टाइप का। लैंगिक रूढ़बद्धता की चुनौती तो नहीं दे रहा है। भेदभाव को कम करता है, इससे भेदभाव कहाँ कम होता है। लैंगिक समानता को, इसमें समानता कहाँ दिख रही है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चौथा है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर ना हो। एक बात समझना, अकादमिक या अंकों पर या उन अलग नहीं, अलग थलग तो कोई भी प्रगतिशील कक्षा या समावेशी शिक्षा में अलगाव नहीं करना है। ये तो पहले चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले ही चौथा ऑप्शन हमारा वैसे भी गलत हो जाएगा। फिर देखो, पहला, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल पाठ्यक्रम का एक ही चीज़ पढ़ाते रहो, ये तो गलत हो जाएगा। एक ही चीज़ हमें नहीं, अनेक रूपों में पढ़ाने चीज़ें उन्हें बताना है। दूसरा देखते हैं, विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ये भी नहीं। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके, बच्चों को उनको करने देने, ये बच्चों को अनेक मौके देने चाहिए बताने के लिए। उन्हें अनेक उनको बताने के लिए अनेक मौके दो, कोई चीज़ कहें। चलो आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। फिर देखो, दूसरा, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण की द्वितीय कारक है। तीसरा है, समकक्षी सामाजिकरण की प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार और जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। एक बात समझना, हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, विद्यालय जो होता है सामाजिकरण का, वो द्वितीयक में ही आएगा, और परिवार हमेशा एक। अगर परिवार है तो प्रथम में कर देना, और द्वितीय के लिए विद्यालय द्वितीय में होता है। विद्यालय, ट्यूशन, अन्य जितने भी हैं विद्यालय और समकक्षी या जनसंचार, ये द्वितीय कारक के होते हैं। तो पहले ही ऑप्शन में देखो, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है ये, और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला देती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? पहले देखो, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित करेगी, अनुत्प्रेरित नहीं करेगी। फिर देखो, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम। पाठ मतलब कुछ सहायता जेडपीडी, एक दो टाइप से देते हैं ना, कुछ सहायता पाठ, इसके फोल्डिंग जिसको कहते हैं। और इन्होंने दो टाइप दिए, जेडपीडी और इसके फोल्डिंग। इसमें पार्ट मतलब इसके फोल्डिंग कुछ सहारा देगी, मतलब टेम्परेरी हेल्प हुई। अधिगम के लिए पाठ आधारित संरचना का काम करेगी, या छात्रों में प्रत्याहार विकास प्रवृत्ति पैदा करेगी। अधिगम करिकुलम में अर्थहीन होगी। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
बहुबुद्धि सिद्धांत जोड़ देता है। बहुबुद्धि सिद्धांत कौन दिया था? गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। देखो, बुद्धि लब्ध केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। ये तो सरस होगा। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। कोई भी एक आयाम में ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाएंगे, ये भी और ये भी। फिर देखो, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, अनेकों दशाएं, हर एक में अलग अलग बुद्धि होता है। जैसे गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। 8 प्रकार की 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्ति भिन्नताएं नहीं होती। ये तो ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कौन से चरण को दर्शाता है? देखते हैं, प्रथापूर्ण, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त, सक्रियात्मक। एक बात समझना, ये कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना कि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के कौन से चरण में है? प्रथागत। किस चरण में है? प्रथागत चरण में है। ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व को जोड़ देता है। ये महत्व पर जोड़ देता है। सांस्कृतिक उपकरणों, एक बात समझना, जब भी वाइगोत्स्की की बात आए SPC याद कर लेना। SPC मतलब सोशल कल्चरल सांस्कृतिक। देखो, ये समाज को और संस्कृति को और भाषा को, और ये लैंग्वेज को, SLC याद कर लेना, कल्चर, इससे कल्चर। देखो, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज, ये तीनों याद रख लेना। सोशल को और लैंग्वेज को और समाज को। ये समाज, संस्कृति और भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। 3 चीज़ों को, समाज, संस्कृत और भाषा को सबसे ज़्यादा। तो देखो, इसमें पहले ही ऑप्शन में क्या है? संस्कृत उपकरणों। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं मनोवैज्ञानिक उपकरणों या उद्दीपनों क्रिया प्रबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। ये विकास का समीपस्थ क्षेत्र अभी ZPD बताए थे ना, किसने ZPD किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के यही विकास का समीपस्थ क्षेत्र। फिर स्कीमा आता है, स्कीमा को किसने दिया? जीन पियाजे ने। यही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही। फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमारी स्कीमा, मनोबंध। चलो आगे देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्ण सत्यात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? क्या होता है मुख्य गुण? देख लेते हैं। देखो, पहला है अमूर्त सोच का विकास। अमूर्त सोच पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त सोच 11 के ऊपर होता है। कब होता है? 11 के ऊपर, 11 अबव होता है। फिर विचार सोच में केंद्रीकरण, यही दूसरा, यही हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, विचार सोच में केंद्रित, एक ही चीज़ को वो सोचेगा, अन्य चीज़ों को वो नहीं, एक ही चीज़ पर केंद्रीकरण होता है। परिकलन निगमात्मक सोच, ये तो फिर 11 से अबव। फिर संरचना पदार्थों को उम्मीद करना, ये 7 से 11 में होता है। 7 से 11 में होता है ये चीज़। आगे देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न कौन सा
कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ये तो कहना गलत होगा। कहाँ सभी के लिए सभी समान नहीं, तो विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, ये भी गलत है। विकास की केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ऐसा नहीं। शैशवावस्था में बहुत सेंसरी मोटर स्टेज में बहुत तेज़ी से साथ विकास होता है। ये विकास बहुआयामी होता है, बहुत से आयाम होते हैं इसके। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? देखो, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त, फिर अमूर्त संवेदिक, मूर्त अमूर्त संवेदिक, अमूर्त संगत। कोई भी चीज़ पहले संवेदिक होगी, फिर मूर्त होगी, फिर अमूर्त। ये देखो पहला ही ऑप्शन में देखो, संवेदिक, फिर मूर्त, किसी चीज़ को छुएगा पकड़ेगा, फिर जो चीज़ नहीं जानता, जब मूर्त होती है जो चीज़ जिसे छू सके, फील कर देख सके, वो मूर्त है। अमूर्त जिसे देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, वो अमूर्त है। ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? देखो, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। ये प्रगतिशील में अधिगम प्रक्रिया में बाधा कम, ये तो गलत होगा। फिर अध्यापक के पक्ष में असफलता, ये भी गलत हो जाएगा। फिर योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड। फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक अधिक्रम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो, अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत जो विभिन्नता होगी वो किसके अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के परियोजना के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए? देखें, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, या अभिमुखी समरूपी निर्देश पर, या सामाजिक पहचान के आधार पर, छात्रों के अलगाव पर, या हर बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करने के लिए। ये फोर्थ ऑप्शन सभी के लिए, सभी शिक्षकों को, ये समावेशी सभी के लिए है, के लिए शिक्षा, वही समावेशी शिक्षा है। सबको समान रूप से ध्यान दिया जाए। हर एक बच्चा यूनिक होता है, ये समझ के चलो। हर बच्चा सीख सकता है, ये चीज़ समझ के चलना इसमें, तभी हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलो देखो, इसमें फोर्थ में है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में किस शब्दावली का प्रयोग प्रयुक्त है? देखो, मंदिर छात्र, या विकलांग छात्र, या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो किसमें? ये देखो सी ऑप्शन, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हम सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कौन सा लक्षण है? देख लेते हैं। दृश्य शब्द सरलों का इस्तेमाल, संगठनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शैक्षिक शास्त्र और आकलन जटिल संगणों का प्रयोग। इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। क्या नहीं करना चाहिए हमें? ये डी ऑप्शन, शिक्षा शास्त्र आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये देखो, नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षा शास्त्र आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अब जटिल संरचनाएं हम बच्चे क्या कर पाएंगे? कठिनाई जूझते छात्रों को फिर यही दे देंगे तो कहाँ बच्चे, इसलिए ये निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। आगे देखते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? इसमें देखते हैं। क्या है? कम प्रज्ञानता, बोधगम्यता, या अपसारी चिंतन, या अति सक्रियता, या ये होता है इसमें कुछ था, ये याद नहीं। इसमें ये असत ऐसा था, असत्कर्ता, असकर्मकता,
ऐसा कुछ था इसमें, ये ऑप्शन। अब इसमें 3 में ऑप्शन देखते हैं, ये यही रहा होगा, ऐसा कुछ था इसमें, याद नहीं। चलो आगे देखते हैं इसमें। देखो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सृजनात्मकता की क्या प्रमुख लक्षण क्या, अपसारी चिंतन। एक अभिसारी चिंतन, एक अपसारी, अभी मतलब एक जगह एक ही चीज़ पर, ये अलग अलग सोच, अपसारी अनेक चीज़। आगे देखते हैं, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। आगे आते हैं, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या चाहिए, विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये तो टालनी नहीं चाहिए। फिर विविध विन्यासों को उदाहरण लेने चाहिए, या सभी के लिए मानकीकृत, एक ही तरह के मानकीकृत सभी के लिए समान नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक, ये तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फिर विविध मुद्दों का बातचीत टालनी चाहिए, टालनी नहीं चाहिए, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 तो वैसे भी गलत हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, किस प्रकार से, लगातार अभ्यास और कार्यक्रम पर जोर देकर, या समस्याओं के हल हेतु अनंत प्रक्रिया का इस्तेमाल को देकर, या समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। क्या करके, समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्या करना चाहिए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आगे देखते हैं, अधिगम की अवधारणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, बच्चे को दंड देकर। ये बच्चे को दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, बच्चे को मारना पीटना या गाली कुछ भी नहीं करना। सब बच्चे सक्रिय सीखने के लिए आते हैं, सब बच्चे। आगे देखते हैं, दूसरा है प्रवृत्ता अनुकूल लक्ष्यों पर जोड़ देकर। अब बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये बहुत आसान क्रियाकलाप दोगे तब भी बच्चों को नहीं सीख पाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। यंत्रित याद करने और रटने के लिए नहीं, बी ऑप्शन हमारा देखो राइट आंसर हो जाएगा, प्रवृत्तात्मक लक्ष्यों पर जोर देकर। अब आते हैं शर्मिंदगी। ये शर्मिंदगी देखो, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, शर्मिंदगी का संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये जो कह रहा है इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं, संबंध तो होता है, ये तो गलत हो जाएगा। संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव, ये बी ऑप्शन देखो, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत लाभ, ये शर्मिंदगी क्या लाभदायक नहीं, हानिकारक है। बच्चों के भाव अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना, ये भी गलत हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 21, निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, विषय वस्तु को यंत्रित याद करना, रटना, ये सब गलत होते हैं ऑप्शन। फिर देखो संकल्पनाओं के बीच संबंध योजना बनाना, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यक्रम पे छात्रों को विभिन्न त्रुटियों विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर मानदंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों के समस्त अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, या इसके आधार पर ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों को अलग नहीं करना, अधिगम की त्रुटियों को शोधन पर निर्भर है। क्या हो जाएगी इसमें, त्रुटियों की समझ अध्यापन के लिए अर्थपूर्ण है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें 23वां, बच्चों को सीखने की कठिनाई होती है तब जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किए जाए, या वह आंतरिक रूप से प्रेरित हो, या अधिगम सामग्री के संदर्भ में हो, या विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बच्चों को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया गया हो तब हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन पहला ही सही से। जो ये आंतरिक रूप से प्रेरित हो तब भी सीखेंगे, तब तो सीखेंगे, कठिनाई तो होगी नहीं। फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ये भी सीखेंगे। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो तब भी सीखेंगे। और अधिगम की
ये सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 24वां, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, या संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। ये तीसरा ऑप्शन देखो हमारे, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, थर्ड। फिर आगे आते हैं, अधिगम का सकारात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं। बच्चों की तो भूमिका होती है, बच्चों को पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी गलत। बच्चे सक्रिय रूप से, ये थर्ड ऑप्शन हमारा, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सक्रिय भूमिका, एक्टिव रूप से निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक से नहीं, किसी पर निर्भर नहीं हो बच्चे नहीं। आगे देखते हैं इसके बाद, अधिगम के लिए निम्न कौन सी धारणा उपयुक्त है? कौन सी धारणा? योग्यता सुधार्य है, या योग्यता अटल है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, या असफलता अनियंत्रित है। क्या योग्यता सुसाध्य है, सुधार्य है कि नहीं? योग्यता जो है सुधार्य है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। असफलता नियंत्रित, असफलता नियंत्रित है, अनियंत्रित नहीं है। प्रयासों में कोई फर्क नहीं, प्रयास करेंगे तो फर्क पड़ेगा ही। योग्यता अटल है, योग्यता अटल नहीं। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पना, निम्न में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पना समझ में बढ़ोतरी, क्या होगी, बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित परीक्षा है, या पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या बारंबार परीक्षाएं, या अन्वेषण और संवाद। ये देखो, अन्वेषण और संवाद, एक दूसरे से बात करना, अन्वेषण कहीं जाना आना, ये देखना, ये अन्वेषण और संवाद सबसे अच्छा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सबसे अच्छा इसमें। आगे देखते हैं, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रकट कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य दर्शाता है। क्या? संज्ञानात्मक परिपक्वता, या स्वयं नियमन, आत्मकेंद्रितता, या मनोविज्ञान विकार। मैं मनोवैज्ञानिक तो विकार तो होंगे नहीं, ये तो गलत। आत्मकेंद्रितता, ये आत्मकेंद्रिया जीन पियाजे के द्वारा, न कि स्वनिगमन, स्वयं में निगमन कर रही है, स्वयं में अपने से कुछ जो होते हैं ना, अपने में आप में बातें कर निगमन करने लगती, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, नामांकित नहीं करना है बच्चों को, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विभाजित नहीं, अलगाव नहीं करना। फिर विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, यही थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने विद्यार्थियों की पहचान करना, ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर। ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी देखो, आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया से बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक। ओके, आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।